चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल्स पे तो काफ़ी बात हो गई, ट्रेड्स की बात हो गई, अब थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। हमारे मार्केट महारथी सेगमेंट में आज हमारे साथ मिहिर वोरा हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। मिहिर आप जानते हैं काफ़ी विश्वसनीय नाम है इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में, अक्सर हमारे चैनल पे आपको नज़र आते हैं, सालों से पूरे नेटवर्क को उन्होंने सपोर्ट किया है। मिहिर अब ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के CIO हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड ऑफकोर्स अभी तक फिक्स्ड इनकम, ट्रस्ट ग्रुप फिक्स्ड इनकम की तरफ ज़्यादा टिल्टेड थे, अब मिहिर आ चुके हैं नए CIO बन के, तो वो अपना इक्विटी का बिजनेस भी आगे कुछ महीनों में आपको काफ़ी न्यूज़ फ्लो नज़र आएगा, बड़ा ग्रो करेंगे। मिहिर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया और आपके नई इनिंग्स पे आपको शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। तो ये बताइए मिहिर, अब आप अपना समय जो है ज़्यादा पढ़ने लिखने में और ज़्यादा डीप, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते थे, लेकिन अभी आप एक बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो काफ़ी डीप देख रहे हैं, क्या व्यू क्या बन रहा है? एक तरफ तो यील्ड भाग गई, डॉलर इंडेक्स भागा, लेकिन बहुत मेजर करेक्शन कोई ग्लोबल में आया नहीं, उसकी वजह से लोग डरे ज़्यादा, लेकिन आया नहीं। और जो आया भारत में करेक्शन वो बहुत ही स्विफ्ट और शैलो आया। क्या आपको लग गया कि ये बॉटम बन गया है, या कह नहीं सकते अभी भी वल्नरेबिलिटीज हैं बाजार में? बिल्कुल, रिस्क तो अभी भी है। ओके। और अगर हम करेक्शन की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स एक्चुअली काफ़ी करेक्ट हुई हैं, खास करके अगर हम US मार्केट्स देखें 15% तो नैस्डैक है, वो तो काफ़ी 2002 के हाई से अभी भी काफ़ी लो लेवल पे। US में जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो तो एक्चुअली प्री कोविड लेवल पे पहुंच गया है। तो वहाँ पे काफ़ी शार्प करेक्शन आई है, और जैसे आपने कहा हाई इंटरेस्ट रेट्स की वजह से आई है, और इसका एक्सपेक्टेशन ये है कि इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे की वजह से जो US में ग्रोथ है अभी तक तो रोबस्ट है, लेकिन इन द कमिंग क्वार्टर्स ये ग्रोथ शार्पली स्लो डाउन हो सकती है। खास करके अगर हाउसिंग मार्केट देखिए US में तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी शार्प स्लो डाउन दिख रहा है 8% मॉर्गेज रेट्स की वजह से। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, एक तो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, दूसरी ये जो मिडल ईस्ट और यूक्रेन में इश्यूज हैं उसमें उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस पे भी काफ़ी अपवर्ड प्रेशर है, वो इंडिया के लिए थोड़ा नेगेटिव है। सो मैं कहूँगा कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की वजह से, अनिश्चितताएं की वजह से एक जो है माहौल थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा। और प्लस माइनस हम देखते रहेंगे। इंडिया ने ऑफ कोर्स जब US और ग्लोबल मार्केट करेक्ट किया है, इंडिया ने रिलेटिवली तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 18 महीने में। तो मेरे ख्याल से ये आउट परफॉर्मेंस रहेगी, लेकिन वॉलेटिलिटी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो करेक्शन का दौर दिखा, छोटा दौर, उसमें आपको लगा कि लोकल फ्लोज ने वापस वही किया कि एक तरह से कुशन कर दिया? और ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि शायद आपको बहुत भीषण करेक्शन दिखे ही ना, क्योंकि लोकल फ्लो इतना स्ट्रांग है। हो सकता है, लेकिन मैं कहूँगा कि लोकल फ्लोज को अगर हम डिवाइड करें तो ये न सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के फ्लोज हैं, बट इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रीमियम्स हैं, नेशनल पेंशन स्कीम है, प्रोविडेंट फंड EPF जो है, वो भी अभी काफी रेगुलर फ्लोज हैं। वो कई बार कैप्चर दिखते नहीं है, बट वो नंबर्स में है। बिल्कुल। ओके, अच्छा, नंबर्स की बात करें तो अर्निंग्स शुरू हो गई हैं। अर्ली लुक आपको क्या समझ में आ रहा है अर्निंग्स क्वालिटी देख के? मिक्स्ड बैग है, सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा, या आप पॉजिटिवली सरप्राइज है कि भी मोमेंटम अभी जारी है? मिक्स्ड बैग बोलूंगा। लेकिन अगर हम निफ्टी लेवल पे देखें, ओवरऑल इंडेक्स लेवल पे देखें, तो मैं कोई ओवरऑल अपग्रेड्स या ओवरऑल डाउनग्रेड नहीं देख रहा हूं। तो जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस थे वो हिसाब से ही रिजल्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि बैंक्स में खास करके PSU एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने नंबर्स मोरलेस अच्छे दिए हैं। IT कंपनीज ने डिसअपॉइंट इतना नहीं किया, लेकिन गाइडेंस में डिसअपॉइंट किया है। FMCG कंपनीज में भी अभी थोड़ी मार्जिन प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर दिख रहे हैं। तो मैं कहूँगा मिक्स बैग है, लेकिन ओवरऑल लेवल पे ऐसी कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट या बड़ी सरप्राइज नहीं है। ओके। नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ सर। जैसे कि आप बता रहे थे कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट को लेकर चैलेंजेस है, और वो चैलेंज ना इंडिया में भी है कहीं ना कहीं, और उसके चलते हम बैंकिंग स्टॉक्स पर देख रहे हैं कि एक दायरे से निकल नहीं पा रहे हो, खासतौर से फ्रंटलाइन बैंक से। तो आप बैंकिंग सेक्टर को और बैंकिंग के साथ साथ अगर हम उसमें NBFCs को क्लब कर दें, क्योंकि चैलेंज उनके लिए भी उतनी बड़ी हो जाती है, आप किस तरह से देख रहे हैं आउटलुक, अगर हम आगे 6 महीने साल भर की बात करें तो? फाइनेंशियल्स में मैं कहूँगा कि दो फेजेस थे। जो फर्स्ट फेज अगर हम कोविड के 2020 के बॉटम से देखें, तो फर्स्ट फेज में फ्रॉम 2020 बॉटम टू आई वुड से मिडल ऑफ 2022 इट वाज मोस्टली ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में काफ़ी आउट परफॉर्म किया था, और विद इन द फाइनेंशियल्स ऑल्सो ये पूरा कॉन्सेंट्रेशन वहीं पे था। लास्ट 12 महीने में ये हुआ है, खास करके लास्ट 6 महीने में, कि जो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म किया था प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने, वो अभी थोड़ा कम हो रहा है।
और कैचअप कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज। तो मेरे ख्याल से अब आगे जाके देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एनबीएफसीज तीनों में क्रेडिट ग्रोथ की अच्छी क्षमता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल है। एनपीए के भी ऐसे कोई इश्यूज बड़े दिख नहीं रहे हैं, और जो क्लीनिंग अप करनी थी लास्ट 3-4 साल में काफ़ी बैलेंस शीट की क्लीन अप करी गई है। तो मैं कहूँगा अगर रिस्क रिटर्न देखें तो तीनों सेगमेंट्स में अब इवनली बैलेंस्ड हैं, अनलाइक बिफोर जहाँ पे इट वाज ओनली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जी सर, एक और चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हम पिछले 3-4-5 महीने की अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो पावर में, इंफ्रा में, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स बहुत तोड़फोड़ तेजी हुई। कहीं कहीं पर हल्के हल्के थकान के संकेत लग रहे हैं। आपको लगता है कि वैल्यूएशंस अभी भी कंफर्टेबल लेवल पर हैं, या फिर उसमें थोड़ा पिक एंड चूज वाला मामला हो जाता है? और दूसरी चीज, चूंकि ये इलेक्शन ईयर भी है, आगे कहीं ना कहीं बजट पर भी नजर होगी, तो आपकी सलाह क्या होगी? अभी मौके हैं या फिर अब थोड़े दूसरे स्पेस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, अगर हम मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो अगर इंडियन जीडीपी को 6% के एक्स्ट्रा 6% से ज़्यादा ग्रो करना है, 6% से ज़्यादा ग्रो करना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स के बगैर नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का जो फोकस है अब जीडीपी ग्रोथ करना है और जॉब क्रिएट करना है, क्योंकि हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो ये सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस बिल्कुल बरकरार रहेगा। डायरेक्ट स्पेंडिंग भी गवर्नमेंट कर रही है। फॉर एग्जांपल हम रेलवे का बजट देखें तो 4-5 साल पहले 80 हज़ार करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था, वो गवर्नमेंट ने बढ़ा के 2,40,000 करोड़ कर दिया है। रोड्स में जो जिस तरह से ऑर्डरिंग हो रही है वो भी अभी काफ़ी रोबस्ट है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट स्पेंडिंग की जो सपोर्ट है वो मेरे ख्याल से अभी भी बरकरार रहेगी। और बाकी जो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोकली बनाओ, खास करके डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब में मेरे ख्याल से कंटिन्यू रहेगा थ्रस्ट, और पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो अच्छी तरह से रिफाइन भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट थीम का जो महत्व है वो नेक्स्ट 3 से 5 साल में कम नहीं होगा। वैल्यूएशन से एक अलग बात है, उसमें जैसे आपने कहा पिक एंड चूज डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एज अ थीम मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म के लिए है। मिहिर, ये क्रिस वुड ने एक आज नोट निकाला है जेफरीज ने, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी जी वापस नहीं आए तो 25% बाजार घट सकता है, ऐसा उनका मानना है। अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक ये जो जब से बीजेपी आई और मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर बन के, कुछ लोगों का मानना है ऐसा कि वो उनका जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो भी इस बाज़ार में एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है एफआईएस को, डोमेस्टिक्स को एक मोटिवेट करने के लिए कि बाजार इज द बेस्ट वे टू प्ले दिस थीम। तो ये रिस्क को आप एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट, एज ए प्रैक्टिशनर ऑफ इन्वेस्टिंग कैसे देखते हैं? देखिए, इंडियन डेमोक्रेसी काफ़ी रेजिलेंट रही है। ओके। तो फॉर एग्जांपल जो हम 1992 के जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें अलग रेजिम थी। हम जो 2002 से लेके 2008-9 तक जो हमने महातेजी देखी थी उसमें भी रेजिम अलग था। हमने कोalition गवर्नमेंट देखे हैं, हमने स्ट्रॉन्ग कोalitions देखे हैं, हमने वीक कोalitions देखे हैं, हमने वन साइडेड मेजॉरिटी भी देखी है। तो हमने सारे माहौल में इंडिया ने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से एक जो हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं डेमोक्रेसी की, जुडिशियल प्रोसेसेस वगैरह की, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो होपफुली बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैंने 2004 में बाजार को 14% गिरते हुए देखा है एक दिन में। हमने 2009 में मार्च 2009 में हमने बाजार को 15% ऊपर देखा है एक दिन में। तो आप ये कह रहे हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है, उतार चढ़ाव कोई भी आए आउटकम, और ऐसा बड़ा गिरावट देती है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए इन्वेस्टर्स को, दबा के पैसा डालें? बिल्कुल, बिकॉज हमारा लॉन्ग टर्म थीसिस क्या है कि इंडिया इज द थीम, राइट? तो और अगर हम 1995 से भी देखें तो इंडियन मार्केट हैज गिवन रिटर्न्स नॉट ओनली बेटर देन इमर्जिंग मार्केट्स but also developed markets like US and also as good as Nasdaq। क्या बात है। तो अगर आप अब मेरा ट्वीट देखें, मैंने 3-4 दिन पहले ट्वीट किया था कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है वो Nasdaq के बराबर है लॉन्ग टर्म में, डॉलर टर्म्स में। बताइए, कमाल है। अभिषेक?
ओके। मीर जी, आपसे अभी जब बात हो रही है तो काफ़ी सारे सेक्टर्स के नाम लिए आपने जो कि डोमेस्टिक फोकस्ड हैं, वहाँ पर आप पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिसमें जो कि एक्सपोज हैं ग्लोबल रिस्क में, जैसे कि मेटल हो गया, आईटी, फार्मा। इन सब सेक्टर्स पर आपका क्या व्यू है? क्या इनसे फ़िलहाल दूर रहना चाहिए या फिर कहीं पर एंट्री के मौके आप देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने आईटी के नतीजे भी देखे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो क्या व्यू बन रहा है आपका इन तमाम सेक्टर्स पर? ग्लोबल कमोडिटीज़ पे व्यू वीक है, क्योंकि मैं स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डेवलप मार्केट्स में। और इक्वली इम्पोर्टेंटली चाइना जो है वो इतने स्टिमुलस के बावजूद भी साइंस ऑफ लाइफ कम दिखा रहा है। तो दैट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमोडिटीज़। तो ग्लोबल कमोडिटीज़ में मैं अभी भी अंडरवेट रहूँगा। आईटी मुझे लगता है कि अभी भी जो स्लो डाउन एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूएस में, उसकी वजह से आईटी सेक्टर में भी स्लोनेस रहेगी थोड़े टाइम के लिए। तो मेरे ख्याल से जो डोमेस्टिक फोकस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। फार्मा थोड़ा यूनिक सेक्टर है, क्योंकि उसमें हमने ऑलमोस्ट 5-6 साल से जो प्राइस इरोशन देखी है ग्लोबल जेनरिक ड्रग्स की, वो शायद अब बॉटम आउट होने के इंडिकेशंस हैं। और उसमें फार्मा में अलग अलग कंपनीज बहुत अलग अलग बिजनेस मॉडल्स रन करती हैं। कई डोमेस्टिक फोकस्ड हैं, कई ग्लोबली फोकस्ड हैं, कई बल्क ड्रग्स में है, या तो कई फॉर्मुलेशंस में है। तो फार्मा में मैं कहूँगा कि इट्स मोर ऑफ अ स्टॉक पिकिंग सेक्टर। एक ब्रॉड ब्रश स्टेटमेंट में नहीं देना चाहूँगा। पिकिंग वाला आपको फार्मा में अप्रोच रखना होगा। मिहिर सर, एक व्यू ना आप ऑटो पर भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार नए लॉन्चेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है। तो ऑटो पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी हो गए, टायर हो गए, बैटरी वाला सेगमेंट हो गया, ईवी का हम देख रहे हैं कि प्रचलन बढ़ा है और उस पर थ्रस्ट भी बढ़ा है इंडस्ट्री का। आप किस तरह से देख रहे हैं, और क्या कोई इसमें विद इन ऑटो कोई आप थीम हाईलाइट करना चाहेंगे? तो ऑटो और ऑटो कंपोनेंट में मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। ऑटो में अगर देखें ब्रॉडली स्पीकिंग, तो एक के शेप डिमांड में देख रहा हूं, जहां पे प्रीमियम व्हीकल्स हैं, 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो। प्रीमियम व्हीकल्स में ज़्यादा डिमांड है, जो बेसिक वर्जन्स है उसमें डिमांड कम है। तो मेरे ख्याल से जो प्रॉस्पेरस सेगमेंट है वहाँ पे ज़्यादा ट्रैक्शन दिख रही है। 2 व्हीलर्स में भी हम देखें तो जो हायर एंड बाइक्स है उसमें बेटर डिमांड है। तो मेरे ख्याल से जो कंपनीज अच्छे मॉडल लॉन्च करती हैं वो सक्सीड हो रही हैं, और जहाँ पे मॉडल पाइपलाइन कम है वो कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही हैं, मैं कहूँगा ऑटो सेक्टर में, एज फार एज द डोमेस्टिक डिमांड इज कंसर्न। ऑटो एंसिलरीज में काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट लिंक्ड हैं। वहाँ पे ऑफ कोर्स ग्लोबल सिचुएशन स्लो डाउन हो रही है, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटी एडिशंस और ख़ास करके जो जिस तरह से आई वुड से सब्स्टिट्यूट हो रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, चाइना प्लस वन वगैरह करके, तो वहाँ पे कंपनी बाय कंपनी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, और उनके पास ऑर्डर बुक भी अच्छे हैं एक्सपोर्ट्स के, विच मे और मे नॉट बी लिंक टू द ओवरऑल ग्लोबल डिमांड। तो ऑटो एंसिलरीज में मेरे ख्याल से अगेन स्टॉक बाय स्टॉक हमें देखना चाहिए। जो एक्सपोर्ट में अच्छी कैपेसिटीज और अच्छी ऑर्डर बुक दिखा रहे हैं वो मेरे ख्याल से अभी भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऑटो सेक्टर पर भी आप नजर रख सकते हैं। मिहिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए, तमाम सेक्टर्स पर, मार्केट पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। तो क्लियर कट राय दे दी गई, आपके स्क्रीन पर चल भी रहा होगा कौन से सेक्टर पर पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है, किनसे दूर रहना चाहिए, ये सब अभी हमने चर्चा की मिहिर जी से। लेकिन